तो अब हम एसिड से एल्केन बनाने का दूसरा मेथड देखने वाले हैं, जिसका नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विथ सोडा लाइम गिव एल्केन। ड्राई डिस्टिलेशन हो सोडा लाइम के साथ तो एल्केन देते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O Na प्लस NaOH, सोडा लाइम प्लस CaO। तो सोडा लाइम क्या होता है? क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को NaOH से रिएक्ट कराते हैं और उसको ड्राई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सोडा लाइम। तो ये बनता है RH, ये CONA हट जाता है और बनेगा Na2CO3। तो अगर हम बात करें तो डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 का रिमूवल होना, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हो सकता है? रिप्लेसमेंट ऑफ COH और रिप्लेसमेंट ऑफ COOH बाय H। इसका क्या मतलब होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। अब सोडा लाइम कैसे बनता है? सोडा लाइम is prepared by soaking quick lime CaO with NaOH solution। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को NaOH से सोक किया, देन ड्राइंग द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हमने सिखा दिया, इसको क्या कहते हैं हम? सोडा लाइम। ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट। अब जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि क्या किया, HC डबल बॉन्ड Na को हमने किया है NaOH और CaO से रिएक्ट, तो बना है हमारे पास H2 प्लस Na2CO3, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल गई है। अब CH3COONA को हम करेंगे रिएक्ट NaOH CaO, तो क्या बनेगा? यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा, CO2 निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? CH4 Na2CO3 बन जाएगा। अभी तक अभी हमने इसकी मैकेनिज्म देखी, अब इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। क्या करना है हमारे को करना है कि जो CO2 है, ये HCO है, तो ये CO2 तो हटना है और हम क्या करें? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, नॉट सॉल्ट, एसिड की बात कर रहे हैं। तो उसका रेस्पेक्टिव एसिड क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। तो CO2 हटना डीकार्बोक्सिलेशन है। अब बचा गया H2, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें CO2 चल जाएगा तो बच गया CH4। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? CH4 और Na2CO3 मिला है। अब आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे काम करती है रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस पर्पज़ के लिए। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन करें हमने OH माइनस, कहाँ से है? NaOH से। अब OH माइनस क्या होगा? इस पर अटैक किया, ठीक है, तो क्या होना? CH3CO माइनस और बना ये O माइनस और ONA। तो OH की जगह हाँ OH, फिर क्या हुआ? O माइनस और ONA। तो OH आया, एक जगह O माइनस बना, एक ONA आया। अब क्या होगा? अब देखिए इस स्टेप ढंग से देखिएगा। C अब आया OH, O माइनस ONA,
ये बॉन्ड वापस से पीछे जाता है, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बैक फ्लिप करता है। अब ये क्यों करता है? एडिशन एलिमिनेशन नाम की एक चीज़ आएगी, तो वहाँ हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी आप याद रख लीजिए, ये थोड़ा एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है। जब ये पीछे आएगा तो फिर ये ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या बना? CH3 माइनस प्लस, अब क्या बचा हमारे पास? OH, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ये क्या है? एसिडिक सोल्यूशन है, एसिड है, जैसे है NaHCO3 है। अगर इसको फॉर्मूले में लिखा जाए तो NaHCO3 क्या होता है? NaOH प्लस H2CO3, ठीक है। और इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, अभी स्टिल ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। अब जो CH3 माइनस है, वापस से इसका एक और HOC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इसका H प्लस एक और ले सकते हैं, क्योंकि किसके जैसे एक्ट कर रहा है? बेस। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? बेस के जैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बेस होता है। तो बनेगा CH3H प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड ONA। अब क्या हमारे पास? O माइनस C डबल बॉन्ड ONA, अभी एक और Na प्लस आया, तो क्या बना दें? Na2CO3, ठीक है। एक और Na प्लस आया। अब ये Na प्लस आया कहाँ से? ये जो NOH था यहाँ किससे आया था? Na प्लस और OH माइनस से। तो OH माइनस तो यूटिलाइज हो गया, अब Na प्लस का हो गया यूटिलाइज, नीचे की तरफ Na प्लस भी क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया। अब हम इसके बात करें तो वापस से अगर आप मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा? ये हमारे पास था सॉल्ट। अगर सॉल्ट नहीं दिया हो, एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई हो, तो भी हमारे को रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट में OH माइनस ने यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ फ्लिप हुआ। इस तरीके से फ्लिप होता है बॉन्ड, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको अगर मैं नाम लिखूँ, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऐड ही तो हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस ऐड हो रहा है, तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये क्या हुआ? अब ये वापस से पीछे की तरफ आता है, एलिमिनेट करता है किसी ना किसी को, तो CH3 माइनस एलिमिनेट किया। अब CH3 माइनस एसिड है, बेस है, सॉरी बेस, अब एसिड H ले लेगा, अब ये बना। अब एक और Na प्लस है और सॉल्ट है, तो क्या बनेगा? Na2CO3। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होते हैं हमारा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, Na2CO3 बनता है हमारे पास, ठीक है। अब कुछ एस्पेक्ट देखें, एक इम्पॉर्टेंट है, अगर इस तरह से CH2 COOH और COOH, इसको अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस CO2, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारी चीज़ें कि बाद में आएगी, बाद में आएगी। आप ये ना समझें कि ये कोई नया कंसेप्ट है, ये एक रेगुलेटेड कंसेप्ट है, जो बाद का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ यूज़ हुआ है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं तो जहाँ मैं बोलूँ कि ये बाद में आएगा, उसको आप इतना सीरियसली अभी ना लीजिए, क्योंकि बाद में क्लियर होना ही है। बाद में आपको पता चलेगा ये बहुत बड़े टॉपिक का कोई छोटा सा पॉइंट है जो आपको इतना लोड नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैं करूँ CH3COOH, अगर इसकी कराऊँ NaOH CaO से रिएक्शन, तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा। C2H5COOH की सेम रिएक्शन कराऊँ तो क्या बनेगा? C2H6, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ रिएक्शन की रेट, तो यहाँ क्या बना है हमारे पास? कार्बन एनायन, CH3 माइनस क्या बना है? अब ये CH3 माइनस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो हमारे को देखना है कि कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का रेट कंपेयर कीजिए। तो पहले अगर मैं बात करूं COOH इन दोनों में रेट कंपेयर करनी है, ठीक है। अब कैसे, एक दो क्वेश्चन में करके बताता हूँ, फिर आपको करते हैं। तो कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये CO2 निकलता है। अगर हम पूरा स्टेप देखो, मैंने क्या बताया था, यहाँ कार्बन आयन बनेगा। मतलब फर्स्ट का कार्बन आयन क्या बना? ये बना। सेकंड का कार्बन आयन क्या बना? कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल? फर्स्ट की सेकंड? हमें पता है फर्स्ट कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, तो रेट किसकी ज़्यादा होगी? फर्स्ट की ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन आयन क्या है? रेजोनेंस,
स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन है। अब मैं कुछ और कंपाउंड की बात करूं तो क्या होगा, CH2COOH, रेट कंपेयर करनी है आपको, CH2COOH और यहाँ पे लगा NO2, वापस से सेम है OOH और यहाँ लगा है CH3। थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके से 3 COH लगे। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं, हमें देखना है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। वी हैव टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो पहले में अगर ये कार्ब एनायन इधर लगेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, ये लग रहा है -M, ये लग रहा है +H और ये लग रहा है कोई इफेक्ट 0, इसको कहेंगे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। ठीक है, तो -M क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। देन सेकंड इसका हो जाएगा, देन +H तो क्या कर रहा है, कार्ब एनायन को डिस्टेबलाइज। नेगेटिव चार्ज इधर आते हो तो 2 जगह रेजोनेंस में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर आता तो 1 जगह रेजोनेंस, और यहाँ नेगेटिव चार्ज का कोई रेजोनेंस नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस और यहाँ कम रेजोनेंस और यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे स्टेबल। अब आइए थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देखते हैं। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो किसकी रेट ज़्यादा होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है, रेजोनेंस तो दोनों जगह हो रहा है, तो माइनस आई के बेसिस पे देखेंगे, दोनों जगह रेजोनेंस नहीं हो रहा है एक्चुअली में। अगर इसको हम ढंग से ड्रॉ करें, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ माइनस आई लग रहा है और इसका भी माइनस आई लग रहा है, तो फर्स्ट केस में माइनस आई ज़्यादा है। सेवन्थ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है और ये एरोमेटिक बन रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। sp2 पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू sp, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी sp पे ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू sp2 पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू sp3, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इधर उससे कम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिसोडियम डिकार्बोक्सिलेशन में हमारे को ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन कंपेयर करना होता है। जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है।